हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप सब। तो गाइज निफ्टी ने तो पिछले हफ्ते आफत ही मचा दी। एकदम अच्छा बेरिश मोमेंटम के साथ सेलर्स एक्टिवेट हो गए और सेलर्स ने एक अच्छी गिरावट लेके आ गई निफ्टी में। ठीक है, अगर हम लोग निफ्टी में टॉप से अगर हम लोग सेलिंग की बात करें तो मोटा मोटी कुछ 500-600 पॉइंट की सेलिंग आ गई, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी एक सेलिंग है। ठीक है, तो अभी हम लोग निफ्टी का एनालिसिस तो ज़रूर करेंगे ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि आने वाले टाइम में मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है, ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है। और ये जो अभी जो आने वाले टाइम में जो मार्केट का मोमेंटम हो सकता है उसके अकॉर्डिंग, और ऐसे कौन से जो 3-4 स्टॉक्स है जो आने वाले टाइम में अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं। एक दो ऐसे स्टॉक्स भी है जिन्होंने 10 साल या 14 साल पुराना ऐसा अपना ब्रेकआउट भी करा है, तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। जिस उसमें मैं डिस्कस डेफिनेटली करूंगा कि कौन सा ऐसे स्टॉक है जिसके अंदर आने वाले टाइम में एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिख रहा है और कौन सा ब्रेकआउट ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। जस्ट एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये जो भी मैं स्टॉक्स डिस्कस करूँगा या जो भी मैं एनालिसिस करूँगा आप लोग के पसंद आया या नहीं आया, या फिर आपको कोई और भी स्टॉक या सेक्टर डिस्कस करना है तो उसका भी आप कमेंट करके बता सकते हो। और ज़रूर मैं आने वाले वीडियोज़ में ट्राई करूँगा वो एनालिसिस इंक्लूड करने का। ठीक है, तो चलिए गाइज बिना कोई देरी करे हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स। और चलिए हम लोग करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। अभी जो निफ्टी का जो चार्ट है आपके सामने, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, बट पहले मैं आप लोग को डेली टाइम फ्रेम का चार्ट दिखा देता हूँ। अभी डेली टाइम फ्रेम पे इंटरेस्टिंग बात क्या है ना गाइज, ये बहुत रेयर होता है कि अगर मार्केट ऑलरेडी एक कंसोलिडेशन में है, अगर आप देखोगे मंडे ट्यूसडे वेंसडे एक कंसोलिडेशन एक ही रेंज में एक ट्रेड कर रहा था, तो उसके बाद यूजुअली जब भी रेंज का ब्रेकआउट होता है, चाहे वो ऊपर की साइड हो चाहे नीचे की साइड हो, आइडियली वो हमेशा एक बड़ा मोमेंटम कंटिन्यू करना चाहिए। तो जब थर्सडे को इधर ब्रेकआउट हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि शायद से इस बार हम लोग को बायर्स वापस एक्टिवेट होते हुए दिखेंगे और हम लोग को 25,250, 25,300, 400 के लेवल्स आराम से मिलते हुए दिख जाएंगे। बट एक कंसोलिडेशन के बाद फिर से वो एक इनडिसाइसिव कैंडल बन गई, यानी कि एक डोजी स्पिनिंग टॉप कैंडल बन गई। उसके बाद अगर हम लोग फ्राइडे को देखेंगे तो फ्राइडे को एक बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ, और वो गैप डाउन इतना बड़ा था कि उसने जो वो रेंज था मंडे टू वेंसडे का, उस रेंज का जो लोअर साइड था उसको ब्रेक करके गैप डाउन ओपनिंग हुआ और उसके बाद नीचे की तरफ ही मार्केट गिरता गया। और अगर हम लोग टॉप से जो बॉटम है उधर की हम लोग अगर रेंज कैलकुलेट करेंगे तो मोटा मोटी 500-600 पॉइंट का गिरावट निफ्टी में हम लोग को दिख रही है। अभी आने वाले टाइम में निफ्टी में क्या हो सकता है मेरे हिसाब से, तो अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम देखें तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से 50 डे मूविंग एवरेज के पास आ रहा है निफ्टी का भी जो प्राइस है। तो कहीं ना कहीं मार्केट वोलेटाइल हो सकता है। और अगर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 24,450 के नीचे जब तक मार्केट की क्लोजिंग नहीं होगी डेली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम पे, तो एटलीस्ट अभी तक मार्केट बेरिश तो नहीं है, वोलेटाइल हो सकता है। और 24,950 या 25,000 के लेवल के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं होती है तब तक हम लोग इसको बुलिश तो नहीं मानेंगे। तो ये जो 500-600 पॉइंट का जो रेंज है ये काफ़ी वोलेटाइल होगा। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो काफ़ी आराम से आप ट्रेड करना, या तो अगर आप ट्रेड नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, बट हाँ, बहुत ही ज़्यादा ये वोलेटाइल चल रहा है मार्केट फिलहाल, तो ध्यान से ट्रेड करना। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं। वीकली टाइम फ्रेम की अगर मैं कैंडल की बात करूँ तो 50% बुलिश कैंडल का जो वो है बाइंग कैंडल का, वो ब्रेक नहीं कर पाया जो सेलिंग कैंडल थी। तो अभी तक वो डार्क क्लाउड कवर जो एक कैंडल स्टिक पैटर्न होता है वो अभी तक फॉर्म नहीं हुआ। अगर ये फॉर्म हो जाता तो कहीं ना कहीं ये एक बेरिश सिग्नल मिलता हम लोग को, और ऊपर से हम लोग को अच्छी गिरावट मिलती हुई दिखती, और कहीं ना कहीं 24,450 तो ब्रेक होता ही होता, साथ ही साथ हम लोग को 24,100 के आसपास के लेवल्स भी दिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल वो अभी तक हुआ नहीं है, तो हम लोग अभी फ़िलहाल कुछ प्रिडिक्ट नहीं करेंगे। जो हम लोग को चार्ट पे दिख रहा है हम लोग उसके हिसाब से एनालिसिस करेंगे। तो जैसे डेली टाइम फ्रेम पे तो 50 डे मूविंग एवरेज फिर भी पास आता हुआ नज़र आ गया है, बट वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी भी काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो मेरे हिसाब से अभी भी वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है आने वाले 2-3 हफ्ते तक। मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एनालिसिस के हिसाब से 2-3 हफ्ता मार्केट एक रेंज में ही रह सकता है, या फिर एक बड़े से रेंज में रह सकता है, या तो एक छोटा रेंज जिसके अंदर एक कंसोलिडेट करे, या तो एक बड़े से रेंज में वोलेटाइल हो सकता है। बट ना ज़्यादा बुलिश होगा ना ज़्यादा बेरिश होगा, ऐसा मुझे लगता है। बेरिश हो सकता है बट बुलिश तो थोड़ा सा कम प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। अभी हम लोग करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी बैंक निफ्टी का एनालिसिस है ना, बैंक निफ्टी का एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग हो गया। अभी बैंक निफ्टी का आप एनालिसिस देखोगे तो बैंक निफ्टी 6 हफ्ते पहले, 1.5 महीने पहले जिस लेवल पे था, ठीक है, जहाँ से ओपनिंग करा था,
वापस उसी लेवल पर आ गया 51,000 के ऊपर। अभी बैंक निफ्टी ने एक अपना अच्छा ऑल टाइम हाई बना दिया था 53,370 के आसपास का। बट उसके बाद वो मोमेंटम कंटिन्यू नहीं कर पाया। ऑब्वियसली बात है उसके अंदर जब भी नए ऑल टाइम हाई बनते हैं फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर कहीं ना कहीं करेक्शन आता है। बट अभी पिछले 4 हफ्ते से लगातार बैंक निफ्टी नेगेटिव क्लोजिंग ही दे रहा है, और इस हफ्ते भी कुछ वैसा ही हुआ। अभी अभी अगर हम लोग बैंक निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो 51,350 का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल सपोर्ट माना जाएगा, और 53,370 का जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, क्योंकि ऑब्वियसली वो ऑल टाइम हाई भी है। ठीक है, अभी अगर जो सपोर्ट लेवल है 51,350 का अगर ये ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं 49,650 के आसपास के लेवल्स हम लोग को दिख सकते हैं। और अगर उसके नीचे के लेवल की बात करूँ तो 48,580 के आस 580 के आसपास के हम लोग को लेवल दिख सकते हैं। तो ये 1,500-2,000 पॉइंट्स मूवमेंट बैंक निफ्टी में होना कोई शॉकिंग बात नहीं है, ये डेफिनेटली कभी भी हो सकते हैं। तो अगर ये इस हफ्ते अगर बैंक निफ्टी गिर जाता है तो मुझे इतना ज़्यादा सरप्राइज नहीं होगा मैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोग का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी हम लोग बढ़ते हैं स्टॉक्स की तरफ। तो जो पहला स्टॉक है हम लोग का वो है जुबिलेंट इंग्रेविया। अभी जुबिलेंट इंग्रेविया को हम लोग ने क्यों चूज़ करा है, पहले मैं अगर मैं इसको मंथली टाइम फ्रेम पर लेके जाऊँ, अब मंथली टाइम फ्रेम पर मैं लेके जाके थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट कर देता हूँ। आप देखोगे इस चार्ट का आईपीओ आया, सॉरी इस स्टॉक का आईपीओ आया था और मार्च 2021 में। 6-7 महीने लगातार मोमेंटम कंटिन्यू करने के बाद उसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया 839 का। फिर उसके बाद वो मोमेंटम को कंटिन्यू नहीं कर पाया और उसके बाद लगातार गिरता हुआ ही गया। ठीक है, अभी मैं वापस आप लोग को वीकली टाइम फ्रेम पर लेके जाता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट कर दूंगा, थोड़ा सा स्क्वीज करके। अब देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पर भी काफ़ी ज़्यादा गिरने के बाद फिर हम लोग को जो इसका लोवेस्ट प्राइस प्राइस था 343। ठीक है, मतलब जब आईपीओ आने के बाद जब मार्केट ऊपर चढ़ा उसके बाद जो लोवेस्ट प्राइस था वो था 343। ठीक है, तो अभी 343 के प्राइस के आने के बाद इसने कंटिन्यूसली हायर लोज हायर हाइज बना के हायर लोज बना बना के वापस अपने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरफ आ गया है। 630 का रेजिस्टेंस है। आप देखोगे पहले भी 2022 जनवरी में भी ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, अभी फिलहाल उस रेजिस्टेंस पे पहली बार आया है। अभी अगर मैं रेंज कैलकुलेशन मेथड अगर ट्राई के रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से अगर मैं टारगेट प्लॉट करूँ तो कहीं ना कहीं 937 का टारगेट आ रहा है। अभी अगर इसके अंदर ब्रेकआउट होता है तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को इसके अंदर प्रोबेबिलिटी है कि ये एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है, क्योंकि जुबिलेंट जो कंपनी ब्रांड है वो कहीं ना कहीं एफएमसीजी सेक्टर में ज़्यादा डोमिनेटिंग है। तो एफएमसीजी सेक्टर ऑलरेडी एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जुबिलेंट इनग्रेविया को भी उससे उससे एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है मेरे अकॉर्डिंग। बट देखना होगा कि जो कैंडल बनती है ब्रेकआउट की वो कितनी स्ट्रांग बनती है, क्योंकि अगर स्ट्रांग कैंडल रहेगी तो ऑलरेडी हमारे जो आधे जो प्रॉफिट्स रहेंगे वो तो उसके अंदर ऑलरेडी निकल जाएंगे। बट सिर्फ स्ट्रांग कैंडल ही हम लोग को नहीं देखना, हम लोग को साथ ही साथ वॉल्यूम्स भी देखना है। अभी जो पिछले हफ्ते जो कैंडल बनी ये एक डिसेंट कैंडल थी, इसको मैं स्ट्रॉन्ग तो नहीं कहूँगा बट डिसेंट कैंडल थी, बट वॉल्यूम्स भी एक अच्छे खासे ही थे। ठीक है, जो इसके पिछले हफ्ते वाले थे उसके उसके मुकाबले कम वॉल्यूम्स है, बट वॉल्यूम्स भी इतने ज़्यादा बुरे नहीं थे आई वुड से। तो अगर जितनी बड़ी अभी कैंडल बनी इतनी बड़ी कैंडल भी अगर बनती है और वॉल्यूम्स इससे थोड़े और ज़्यादा रहते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा साइन माना जाएगा जुबिलेंट इंग्रेविया में। ठीक है, अभी जो हम लोग का दूसरा स्टॉक है वो है हेक्साट्रेडेक्स। अभी हेक्साट्रेडेक्स की बात करूँ तो हेक्साट्रेडेक्स ने अपना जो ये ऑल टाइम हाई बनाया था, इसने 2021 अगस्त में ऑल टाइम हाई बनाया था जो कि था 234 का। फिर उसके बाद वापस इसने ऑल टाइम हाई ब्रेक करने की कोशिश की अप्रैल 2022 में, बट ब्रेक नहीं कर पाया। तो इसके बाद काफ़ी समय तक हेक्साट्रेडेक्स एक ही रेंज में ही ट्रेड कर रहा था। अगर आप देखोगे मैं यहाँ पर आपको रेंज एक प्लॉट करके बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक अच्छा खासा एक एक्यूमुलेशन जोन था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन जोन था, और उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ कहीं ना कहीं जून 2024 में। ब्रेकआउट होने के बाद पुल बैक लिया, फिर वापस अपनी नई रैली कंटिन्यू करता हुआ दिख रहा है हम लोग को हेक्साट्रेडेक्स। बट अभी हेक्साट्रेडेक्स में सिर्फ एक ही दिक्कत की बात है कि कहीं ना कहीं अभी अपने ऑल टाइम हाई के पास है, और जो पिछले 2-3 बार ही ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था बट ब्रेक नहीं कर पाया। बट एक अच्छी बात ये भी है, मतलब वो तो बुरी बात थी कि वो ब्रेक नहीं कर पाया था, बट अच्छी बात ये भी है कि इस बार वापस उसने पुल बैक लिया है एक अच्छे खासे लंबे कंसोलिडेशन के बाद अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट कर रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव चीज़ हो जाती है। साथ ही साथ वो ब्रेकआउट तो कर ही रहा है, फिर एक पुल बैक भी लिया है, और उसके बाद कैंडल्स भी अच्छी है और साथ ही साथ वॉल्यूम भी अच्छे दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये ब्रेकआउट होगा तो ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट माना जाएगा मेरे हिसाब से।
और अभी इसका करंट मार्केट प्राइस तो 234 का चल रहा है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से कहीं ना कहीं हम लोग को 362 के लेवल्स हम लोग को इसके अंदर दिख सकते हैं हेक्साट्रेडेक्स में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरी नज़र इसके ऊपर भी बनी रहेगी। अभी जो हम लोग का अगला स्टॉक है वो है एम एस पी स्टील एंड पावर। ठीक है, अभी ये जो स्टॉक है ना, मैं इसका पहले आप लोग को मंथली टाइम फ्रेम दिखाता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम आप देखोगे तो इस स्टॉक ने लास्ट इस लेवल को टेस्ट करा था 2012 में, 2011 में। ठीक है, उसके बाद इसने टेस्ट करा था 2014 में। तो कहीं ना कहीं मोटा मोटी ये 12-13 साल के लेवल का ब्रेकआउट करना है, या 12-13 साल के बाद इन लेवल को टेस्ट कर रहा है। अब देखोगे लास्ट टाइम 2014 में जब इसने ये लेवल टेस्ट करा था तभी ये 35 के आसपास के लेवल पे था, और उसके बाद कहीं ना कहीं 2020 आते आते ये 3 रुपये के लेवल पे पहुंच गया था। यानी कि उस टाइम पे जो इसकी वैल्यू थी उससे भी 90% नीचे है। अगर ऑल टाइम हाई की बात करूँ तो 99% नीचे रहेगा ये। ठीक है, अगर आप देखोगे इसका जो ऑल टाइम हाई था ये था 89 का, उसके बाद अगर 3 रुपये पे आ गया तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा है ये इसका वैल्यू डिग्रेड हो गया था। बट अगर अगर हम लोग वापस इस चार्ट को थोड़ा सा जूम इन करें, मैं अगर आप लोग को बताऊँ, तो आप देखोगे कि 3 रुपये के लेवल के पास यहाँ पर एक काफ़ी एक छोटा सा कंसोलिडेशन हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर वापस इसके अंदर गिरावट आई, और उसके बाद एक एक अच्छी स्पाइक मूवमेंट के बाद, ठीक है, एक बुलिश मूवमेंट कंटिन्यू करने के बाद वापस इसके अंदर अच्छी गिरावट आ रही थी। लेकिन फिर जब इसने ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक किया, जो इसका ये वाला रेजिस्टेंस था 16 रुपये वाला रेजिस्टेंस, उसके बाद वो जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू होता ही गया। एक पुल बैक डेफिनेटली आया क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही है, क्योंकि अगर आप देखोगे 2-2.5 महीना अगर ये स्टॉक परफॉर्म कर रहा है तो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। बट वापस जैसा मैंने पिछले वाले स्टॉक में कहा हेक्साट्रेडेक्स में कि अपने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करने से पहले ऑलरेडी एक पुल बैक आ गया है, और उसके बाद लगातार ग्रीन कैंडल्स बन रही है और स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बन रही है। ठीक है, वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक ही है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, हम लोग रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो कहीं ना कहीं 68 का लेवल हम लोग को नज़र आ रहा है। करंट मार्केट प्राइस इसका 35 चल रहा है, और ये जो लेवल है अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस लेवल भी है। तो ये रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू साथ ही साथ रेंज कैलकुलेशन मेथड पॉइंट ऑफ व्यू भी कहीं ना कहीं एक टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, अभी जो हम लोग का अगला स्टॉक है वो डिस्कस करने से पहले मैं गाइस आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी मैं स्टॉक्स डिस्कस कर रहा हूँ ये मैं कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ये मैं सिर्फ अपना एनालिसिस बना रहा हूँ, कि मैं अपना एनालिसिस बता रहा हूँ कि कैसे मैं एनालिसिस करता हूँ, कैसे क्या क्या चीज़ें मेरे दिमाग में रहती है कोई भी स्टॉक पिक करने से पहले या लेवल्स ड्रॉ करने से पहले, कौन सी चीज़ों को मैं इंपॉर्टेंस देता हूँ। सिर्फ प्राइस एक चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होता, या सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट नहीं होता, या सिर्फ कैंडल स्टिक या चार्ट पैटर्न या वॉल्यूम, सिर्फ इसमें से कोई एक चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती। इन सबको मिलाने के बाद ही हम लोग कोई भी एक डिसीजन पे पहुंच पाते हैं। उसी को एक्चुअली हम लोग टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये बस मेरा समझाने का एक तरीका है, उसके लिए मुझे एग्जांपल्स चाहिए होंगे, तो एग्जांपल्स के लिए मैं आप लोग के साथ ये जो शेयर्स है वो मैं बताता हूँ, या स्टॉक्स है जो मैं बताता हूँ। अगर इसमें से कोई भी आप बाय या सेल करना चाहते हो कोई भी स्टॉक, प्लीज़ अपना खुद का एनालिसिस कीजिए। अगर इन स्टॉक में से या पिछले कोई भी वीडियोस में मैंने जो भी स्टॉक्स डिस्कस करे, अगर इसमें आपका कभी भी कोई भी नुकसान होता है तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूँगा। खुद का एनालिसिस आप खुद कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो अगला स्टॉक है वो डिस्कस कर लेते हैं। जो हम लोग का आखिरी स्टॉक भी है वो है हिंदुस्तान ऑयल स्टॉक। ठीक है, अभी अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप ये देखोगे कि वापस से मंथली टाइम फ्रेम पर ही है। मंथली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे लास्ट इसने जो लेवल टेस्ट करा था, जब भी जो आज इस लेवल पर है, वो टेस्ट करा था नवंबर 2010 में, और उसके पहले अगर हम लोग जाए तो जनवरी 2010 में। बट जो सबसे रीसेंट टाइम था वो नवंबर 2010 का था। अब देखोगे नवंबर 2010 में 285 के लेवल को इसने टेस्ट करा था। ठीक है, उसके बाद ये जो प्राइस है वो गिरकर आ गया था कहीं ना कहीं सबसे लोवेस्ट प्राइस की बात करूँ तो जून 2013 में, यानी कि आज से 10 साल पहले ये 15 रुपये के लेवल पर आ गया था। पिछले स्टॉक जैसा ही एम एस पी एल जैसा 80-90% इसकी स्टॉक की वैल्यू गिर गई थी, बट फिर वापस इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू हुआ, फिर गिरावट आई, फिर मोमेंटम कंटिन्यू हुआ। अभी 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके अच्छा ऊपर की तरफ ज़्यादा जा रहा दिख रहा है। अभी इसके अंदर सबसे अच्छी बात क्या है, पिछले हफ्ते बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है इसके अंदर। साथ ही साथ आप देखोगे पिछले कितने सालों से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसी कैंडल में आए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक बुलिश सिग्नल बन जाता है। आप देखोगे जो ये वाली जो कैंडल है, ये वाली जो बुलिश कैंडल है, इसमें बायर्स की जो क्वांटिटी थी, यानी कि जो प्राइस का जो ये था रेंज था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, बट बायर्स के जो नंबर्स थे यानी कि जो वॉल्यूम था वो भी इस कैंडल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा छोटा है, लिटरली आधा वो वॉल्यूम है।
इसमें ज़रूर ये एक बात हो जाती है कि 2009-10 के टाइम पे इतना ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग को शायद ही इतने ज़्यादा लोग जानते थे जितने आज लोग जानते हैं। बट फिर भी हम लोग इस बात को हम लोग नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते कि वॉल्यूम्स पिछले 12-15 साल में सबसे ज़्यादा इस कैंडल में दिखे, और वो कैंडल भी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो डेफिनेटली हम लोग को उस चीज़ पर नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग का चार्ट और हम लोग का सेटअप वो चीज़ हम लोग को बता रहा है, तो हम लोग को वो चीज़ ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अगेन ये मेरा एनालिसिस या मेरा सोचने का तरीका है, मेरा सेटअप का तरीका है। आपका सेटअप का तरीका शायद कुछ और हो सकता है। तो अगेन अभी पिछले 2 हफ्ते से अच्छी कैंडल्स बन रही है, और ग्रीन कैंडल्स बन रही है, यानी कि पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। अभी अगर रेंज कैलकुलेशन मेथड की बात करूँ, अगर ये रेंज ब्रेक होती है या ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, जो कि कहीं ना कहीं 285 का है, रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से इसका नया ऑल टाइम हाई बन सकता है 567 का। डेफिनेटली आने वाले टाइम में अगर मैं बात करूँ कि कौन से स्टॉक्स पर मेरी ज़्यादा नज़र रहेगी इन चारों में से, तो एक हेक्साट्रेडेक्स होगा, क्योंकि हेक्साट्रेडेक्स एक कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट कर रहा है। ब्रेकआउट करने के बाद एक्चुअली रीटेस्ट करके फिर वापस वो ब्रेक कर रहा है। और दूसरा ये जो हिंदुस्तान ऑयल है, इसके ऊपर मेरी ज़्यादा नज़र रहेगी, क्योंकि इसके अंदर जो वॉल्यूम्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और साथ ही साथ कैंडल का साइज़ भी एक अच्छा खासा बड़ा कैंडल का साइज़ है। तो डेफिनेटली इन दोनों के ऊपर मेरी ज़्यादा नज़र रहेगी। बाकी दोनों स्टॉक जुबिलेंट इंग्रेविया और क्या कहते हैं एमएसपीएल पे भी नज़र रहेगी। ऐसा नहीं कि मैं उन स्टॉक को बिल्कुल ही भूल जाऊंगा, बट जैसे कि मैंने कहा था कि अगर जो मार्केट कंडीशंस अगर हमारे फेवरेबल में रही, तो मैं इन दोनों स्टॉक्स को थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करूंगा एज़ कम्पेयर टू जुबिलेंट और एमएसपीएल। बाकी आई होप गाइस आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो अच्छी लगी, बुरी लगी, या जो कुछ भी आपका फीडबैक होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।